अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूं दुआ जाफरी का तहरीर करदा नावल पहली मोहब्बत, एपिसोड नंबर 1। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चलिए अब चलते हैं नावल की तरफ। वो बिस्तर पर लेटे इस वजूद को देख रहा जो 3 दिनों से नीम बेहोश इस बिस्तर पर लेटा हुआ था, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। यूँ नहीं था कि वो उसका इलाज ना जानता था, वो जानता था, लेकिन बेबस था क्योंकि जो गुनाह हो चुका था उसका इजाला करना अब उसके बस में ना था। अब उससे मज़ीद उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि उसने ये क्यों किया, लेकिन अब मरता क्या ना करता सिवाय पछतावे के। इसके पास कुछ ना था। अब उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो पिछले 3 दिनों से अपने इस गुनाह का इजाला करने की कोशिश कर रहा था और इसको उम्मीद भी थी कि वो सब कुछ सही कर लेगा, लेकिन अब तो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। अब उसकी किस्मत में इंतज़ार था, सिर्फ इंतज़ार इस वक्त का जब उसको इसके इस गुनाह के लिए माफ़ कर देंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या उसका गुनाह माफ़ी के काबिल है? ये ख्याल उसको अंदर ही खोखला कर रहा था। वो बहुत खुश थी आज, क्योंकि आज वो लोग रावलपिंडी जा रहे थे उसकी खाला की बेटी की शादी पर। वो घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी, और शायद यही वजह थी कि वो हर वक्त चहकती रहती थी। घर की रौनक थी, उसको कभी किसी को बोर नहीं होने देती थी, हर वक्त हंसती रहती और बोलती रहती थी। अभी भी तो वो यही कर रही थी। वो भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और लॉन्च में दाखिल होते ही चीख उठी, अम्मी ये देखे भाई मुझे तंग कर रहे हैं। भाई मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे बालों को मत हाथ लगाया करें, जान बसती है मेरी इन बालों में। कितनी मेहनत से, लाड और प्यार से बच्चों की तरह मैंने निभरा किया है, और देखें कितनी आसानी से आपने एक बाल तोड़ भी दिया। ओहो, एक तो तुम दोनों भी ना मेरा सर मत खाओ। कितनी बार मैंने कहा है कि अपने ये मसले लेकर मेरे पास ना आया करो, लेकिन अम्मी। अरे भाई क्या हो गया है, क्यों इतना उदास है मेरा बेटा? बाबा ये देखे ना, भाई ने मेरा एक और बाल तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह बोल तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। अम्मी हाँ तो तुम ही बताओ अबरीश, मैंने क्या गलत कहा? अम्मी आप तो जानती हैं ना उसको, फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? अरे राना बेगम क्यों डांट रही है मेरी लाडली को? लो भाई अब सारा कसूर मेरा हो गया, कोई आपकी लाडली को कुछ ना कहे। बाबा जान आई लव यू, यू आर द बेस्ट। लो जी हो गया प्यार शुरू बाप बेटी का। थोड़ा सा प्यार अबरीश और हाशिम को भी कर लिया करें, वो भी आपके ही बच्चे हैं। तो हमने कब इनकार किया राना बेगम? और फिर रज़ा साहिब ने उन दोनों को सीने से लगा लिया, जिस पर राना बेगम के दिल ने बेख्तियार ही सबके यूं ही खुश और एक साथ रहने की दुआ निकली थी, जिस पर सब ने आमीन कहा था। लेकिन किसको मालूम था कि आने वाला वक्त खुद में क्या से मोए हुए है। अरे भाई जल्दी कर लो कि ट्रेन पर सफ़र करने का प्रोग्राम कैंसिल समझे। सब ने गुजरात से रावलपिंडी ट्रेन पर जाना था, क्योंकि अनाया ने जो कहा था, और ऐसा कहाँ मुमकिन था कि अनाया कुछ कहे और उसकी बात मानी ना जाए। बाबा ऐसे तो ना कहे, अनाया को तो जैसे अभी मिनी हार्ट अटैक आया था। आ गए भाई आ गए, खुद तो दोनों माँ बाप आराम से आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन हमें तो काम करने दे। अरे बेगम आप हुक्म करें, क्या काम है हमें बताएं, रहने दे। हो गया सब गाड़ी में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं, और अब अनाया के आंसू गिरना शुरू होते हैं जब उसे पता चलता है कि बाबा उनके साथ ट्रेन में नहीं जा रहे, जिस पर राना बेगम को उसका बचपना देखकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसको प्यार से बहलाते हुए आखिरकार इसको मनाने में सब कामयाब हो ही गए। रज़ा साहिब की एक मीटिंग थी जिसको अटेंड करके उन्हें बाद में गाड़ी में ही रावलपिंडी जाना था। वैसे तो हाशिम ने बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो नहीं चाहते कि हर बार की तरह इस बार फिर हाशिम बिजनेस के बहाने कोई फंक्शन मिस करे। वो सब रात को देर से घर पहुंचे तो खाना खा के सोने चले गए। अनाया की बच्ची तुम उठ रही हो या तुम पर पानी फेंकूं? अरे यार हानी क्या हो गया है, सो लेने दो थोड़ा सा मुझे। तुम क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई हो? सब नीचे नाश्ते के टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब तक इंतजार कराने का इरादा है सबको? क्या तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? कब से इंतजार कर रहे हैं सब? ओफो हानी, कभी तो ज़रूरी बात पहले बता दिया करो। ये सब कहते हुए वो जल्दी से फ्रेश हुई और नीचे भागी। सॉरी एवरीवन, मुझे आने में देर हो गई। और फिर सबने नाश्ता किया और साथ ही रात के फंक्शन की तैयारियों की डिटेल्स भी एक दूसरे को बताई, जिसमें अब अनाया ने एक और दुहाई दी, भाई मैंने आपको कहा था ना कि म्यूजिक का भी इंतजाम करिएगा। ओ भाई आप कैसे भूल गए? इस वक्त अनाया ऐसी थी कि अभी रो देगी, जिस पर फैसल साहब ने हाशिम अफजाल को तनबीहा की कि सब कुछ अनाया की मर्जी के मुताबिक हो, जिस पर दोनों ने इस बात में सर हिलाया।
सब लाउंज में बैठे रात को माइयों के फंक्शन में पहनने वाले अपने अपने कपड़े दिखा रहे थे जब हाशिम और अफजार भी लाउंज में दाखिल हुए। लेकिन हाशिम के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हुई थी क्योंकि अनाया इन सब के दरमियान मौजूद नहीं थी। अम्मी, अनाया कहाँ है? अपने कमरे में गई थी, अभी तक आई नहीं नीचे। जवाब बुशरा बेगम की तरफ से आया था। वो फ़ौरन अनाया के पास आया। आनी मेरी जान, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? उदास क्यों है मेरा बच्चा? जिस पर अनाया ने जो अपने आंसू रोके हुए थे वो बह निकले, जिस पर हाशिम के चेहरे पर दर्द वाज़िया था। भाई, मैंने जो आज के फंक्शन में ड्रेस पहननी थी वो कहीं नहीं मिल रहा। भाई, अब मैं फंक्शन में क्या पहनूंगी? क्या आपका बच्चा, आपकी जान तैयार नहीं होगी? अरे मेरी जान, मेरा बच्चा उदास क्यों हो रहा है? चलो जल्दी से उठो, मुँह धो के नीचे आओ, मैं अभी अपनी जान को माल से नया ड्रेस लेके देता हूँ। जिस पर इसके चेहरे पर खुशी वाज़िया थी। वो जल्दी से उठी और तैयार होकर नीचे की जानिब भागी, जिसको तैयार देखकर बुशरा बेगम, सिद्धा बेगम और राना बेगम ने हैरत से देखा। अम्मी, मैं और अब से कुछ शॉपिंग करने माल जा रही है, तो अनाया भी हमारे साथ जा रही है। हाशिम ने इनकी नज़रों को भांपते हुए वजाहत की। हाशिम अफजाल को पहले ही सब बता चुका था। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और ज़रा देर मत करना, अभी लॉन में डेकोरेशन को फाइनल टच भी देना है। जिस पर दोनों ने इस बात में सर हिलाया। वैसे ये सवारी साथ क्यों जा रही है? अम्मी की ये बात सुनते ही अनाया ने खुद को हाशिम के पीछे छुपाया कि कहीं अम्मी से डांट ही ना पड़ जाए। अम्मी, वो उसका आज का ड्रेस नहीं मिल रहा तो मैंने कहा कि परेशान ना हो, मैं नया ले देता हूँ। वो पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। अरे नाना, क्या हो गया है? अभी कौन सा उसने गर्दारी करनी है जो तुम परेशान हो रही हो? बच्ची है वो। लेकिन सिद्रापा, छोड़ दो बस बात को। जी भाई, मैं हानी और आपी को भी बुला लूँ? अगर उन्होंने भी कुछ लेना हो तो ले लेंगी। हाँ हाँ, बुला लो। वैसे भी सिद्रा तो हानिया बेटी को कहीं जाने ही नहीं देती। अरे आपा, आप तो सब जानती हैं, फिर भी सिद्धा बेगम बुशरा बेगम की देवरानी भी थी। जब से उनके शोहर कैसर साहब का इंतकाल हुआ था तब से वो बुशरा बेगम और फैसल साहब के साथ ही रहती थी, जिन्होंने कभी उनको या हानिया को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी। दोनों ने हानिया को भी हमेशा अफसाल और रानिया की तरह ही प्यार किया, कभी फ़र्क नहीं किया। वो जो चीज़ भी लाते सबके लिए एक साथ ही लाते, और सिद्रा बेगम और हानिया ने भी तो कभी फ़र्क नहीं किया था। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती हुई लाउंज में बैठे तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रही थी। वो सुर्ख इम्तिजाज के पहले पीले जोड़े में बालों की फ्रंट चोटी बनाए, कानों में बालियां पहने, अपनी मासूमियत को छलकाए आसमान से उतरी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। माशाअल्लाह, अल्लाह नस्र बद से महफूज रखे, नेक नसीब करे। सबने उसको देखते हुए ये जुबान कहा था और फिर सब बाहर लॉन में चले गए। हानी जी, अब सिपाही जाओ, अनाया और अब्रिश के साथ जाके रानिया को नीचे ले आओ ताकि रस्म शुरू हो। पास खड़ी अब्रिश खुद को अफसाल की नज़रों के हिसार में महसूस करते सिर पटा गई और इधर उधर देखने लगी। सांस तो तब बहाल हुई जब इर्द गिर्द कोई ना था। जी भाई, हम अभी लाए। वो ये कहते ही रानिया के कमरे की जानिब बढ़ी। कुछ देर बाद रानिया इन दोनों के हमरा लॉन में दाखिल हुई। हल्के पीले रंग की पाँव तक आती फ्राक में बालों की ढीली चुटियाँ बनाए वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। कानों में बालियां फ्रॉक पर हुए गोल्डन रंग के काम से बिल्कुल मैच कर रही थी। रानिया को लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया, जहां पर सबने इसको उपटन लगाया और अनाया ने इसको तंग करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। जिससे तंग आके उसने उसी बाई को फंक्शन जल्दी खत्म करने को कहा था, जिस पर अनाया और हानिया खूब पीटी थी क्योंकि उन्होंने अभी डांस भी करना था। लेकिन आखिर उनको सबके आगे हारना पड़ा। कोई बात नहीं हानी, तुम कल जी भर के डांस कर लेना। कान में सरगोशी की थी जिस पर वो सिटपटा के रह गई। क्या हुआ, डर गई? हानिया फौरन मुड़ी, लेकिन खुद को हाशिम की शरारत भरी नजरों के हिसार में महसूस करती वहां से भागी, जिसकी इस सदा पर हाशिम बस इसको जाता देख मुस्कुरा के रह गया। आज सब पूरा दिन मेहंदी के फंक्शन की तैयारियों में मसरूफ रहे। किसी को भी एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत ना मिली और आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए सब मुंतजिर थे। सब रंग के इम्तियाजी लिबास पहने एक से बढ़कर एक लग रहे थे। ये अनाया की ख्वाहिश थी कि शादी पर सब थीम के मुताबिक कपड़े पहनेंगे। घर की तमाम ख़वातीन ने मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की गोल्डन इम्तियाज़ की सब्ज़ रंग की खजूरी शलवारें और घुटनों तक आती कमीज़ पहनी थी, और मर्दों ने सब्ज़ रंग के कुर्ते और सफ़ेद रंग की शलवारें ज़ेबतन की हुई थी, जिनमें सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। सबकी नजरें लॉन में आने वाले घर के दरवाजे की जानिब थी, जहाँ से अनाया, हानिया और अब्रिश अनाया रानिया को लिए लॉन में दाखिल हो रही थी। गोल्डन मोती और पीले रंग के इम्तियाजी सब्ज़ रंग के लहंगे में हल्का सा मेकअप किए, कानों में गोल्डन झुमकियां पहने आज भी वो सबकी नजरों का मरकज थी। रानिया को स्टेज पर बिठाने के बाद सबने रस्म करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हाशिम की आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जी हाशिम बेटा, कोई काम था क्या? नहीं अम्मी जान, कल कुछ लोग बहुत उदास हो गए थे क्योंकि उनको डांस करने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि आज उनको मौका दे दिया जाए। हाशिम की इस बात पर हानिया ने नजरें घुमाई थी। जी क्यों नहीं, आप गाना लगवा दो। फिर हानिया और रानिया ने पहले अलग-अलग परफॉर्म किया और अब दोनों ने मिलकर डांस करना शुरू किया और साथ ही रानिया को भी खींचकर स्टेज पर ले आए।
फिर सबने मिलकर डांस किया, लेकिन हानिया खुद को किसी की नज़रों में के हिसार में महसूस करती हुई साइड पर हाशिम की नज़रों से खुद को छुपाती हुई खड़ी हो गई। और यही हाल दूसरी जानिब खड़ी अब्रिश का भी था। वैसे तो अब्रिश को डांस करना नहीं आता था, लेकिन हानिया और अनाया के खींचने पर इसको मजबूर सबके साथ डांस करना पड़ा। लेकिन अफजाल की आंखें उसको बेचैन कर रही थी, लेकिन उसको कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो हक से देख रहा था। फंक्शन खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात की किसी बहर अब्रिश की बग से आँख खोली तो कमरे में अनाया को ना पाते हुए परेशान होकर कमरे से बाहर आ गई। नीचे आई तो नज़र लान में टहलती हुई अनाया पर पड़ी। हाथ में चाय के 2 मग लिए वो लान में दाखिल हुई, लेकिन अनाया को अपनी मौजूदगी से बेखबर पाते हुए परेशान हो गई। क्या हुआ अनाया? चाय का मग अनाया की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, जिस पर अनाया जो कब से आसमान को देख रही थी इसकी तरफ मुड़ी। आपी, आपका भाई? इसके हाथ से चाय का मग पकड़ते हुए नादान सवाल किया गया, जब मेरी जान आसमान को किसी गहरी सोचों में डूबे घूर रही थी। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब मुझसे भी बातें छुपाई जाएंगी क्या? बड़े मन से एक शिकवा किया गया था, तो मुझे भी बातें छुपाएंगी या बड़े मन से एक? आपी, आपको मुझ पर यकीन है ना? एक मासूम सा सवाल किया गया था। कभी कभी कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ देंगी ना? मेरा यकीन करेंगी ना, चाहे जो मर्जी हो जाए? अनाया के ये सवाल अब्रिश को जा रहे थे, मगर उन सब बातों के पीछे की वजह समझने से कासिर थी। क्या हुआ मेरी जान? आज अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? आप ही पहले मेरे सवाल का जवाब दें। हाँ मेरी जान, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन ये सब आज अचानक क्यों? आप ही, मैंने बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं अकेली खड़ी हुई हूँ और आप सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे अकेला छोड़ दिया सबने। ये सब कहते ही वो बेख्तियार रो पड़ी। आनी मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सबको यकीन है अपनी जान पे। हम सब जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, अनाया रज़ा कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे माँ बाबा का सर झुके। जी आप ही, मेरे लिए माँ बाबा की इज्जत, उनका मान अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं उनका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम जाके सो जाओ। लेकिन आप ही, मुझे बहुत डर लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो शाबाश, अब जाके सो जाओ और हाँ, ज़्यादा सोचना नहीं इन सब के बारे में। जी आप ही, शब खैर। आप भी ज़्यादा देर तक जागती ना रहना। जी शब बखैर। अनाया के जाने के बाद अब्रिश इसकी बातों के बारे में सोचने लग जाती है कि अचानक से किसी की आवाज़ पर मुड़ती है। अरे बेगम, भला अकेले अकेले भी कोई चाय पीता है क्या? ये तो जुल्म हुआ ना। अब्रिश अभी अफजाल की बात को समझने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसका हाथ पकड़कर चाय के मग को अपने होंठों से लगा लेता है। आप अभी तक सोई नहीं? बेगम, ये सवाल तो मैंने आपसे पूछना था। वो मैं अनाया, वो उसकी बात को काटता है। मैं जानता हूँ, मैंने सब सुना है, लेकिन उसको सोने का कहकर आप खुद क्यों जाग रही हैं? वो मैं अफजाल, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसको तो समझा के भेज दिया, मगर अपने दिल को कैसे समझाऊं? अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो, मैं हूँ ना। कुछ बुरा नहीं होगा। वो उसको अपने सीने से लगा लेता है और वो भी सुकून महसूस करती है और खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सारी रात यूँ ही रहने का इरादा है क्या? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो जवाब आपको खुद देना होगा बेगम जान। अब्रिश फ़ौरन इससे दूर होती है। आप बहुत बुरे हैं। अब्रिश की इस बात पर अफजाल कहका लगाने से खुद को रोक नहीं पाता, जिस पर अब्रिश गुस्से में उसको देखकर वहाँ से चली जाती है। हाय, ये लड़की मेरी जान लेके ही रहेगी। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं जब अब्रिश अनाया की सुर्ख आंखों को देखती है। आनी, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आप ही, बस डर लग रहा है। तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब अल्लाह पर छोड़ दो। जी आप ही, अब तो बस इसी का सहारा है हम। अब्रिश, हानिया, अनाया कहाँ हो? सब जल्दी करो, रानिया को पार्लर लेकर जाना है, देर हो रही है। तुम लोगों ने भी तो तैयार होना है ना। क्या हुआ बेटा? हाशिम को परेशान देखकर सिद्रा बेगम ने पूछा। अरे खाला जान, ये जो आपकी लाडली है ना, कब से उसे भेजा हुआ है कि सबको लेकर नीचे आए। मुझे हॉल में खाने का इंतज़ाम देखने जाना है, तो रास्ते में उनको भी पार्लर छोड़ता जाऊंगा, लेकिन वो तो खुद भी जाके बैठ गई और अब कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रही। अच्छा मैं बुलाती हूँ, लो आ गई। हाशिम मसनूई गुस्से से हानि को देखता है, जो खुद को अब्रिश के पीछे छुपा लेती है। सब तैयार होकर हॉल में पहुँच जाते हैं। आज सब बहुत खुश हैं क्योंकि आज रानिया की रुखसती के साथ साथ हाशिम और हानिया का निकाह भी है। रानिया का निकाह तो पहले ही हो चुका था, इसलिए सबने हाशिम और हानिया का निकाह भी आज करने का फैसला किया, जिस पर आकिब और इसके घर वालों ने भी हामी भरी थी। फायजा बेगम फैसल साहब की इकलौती बहन थी, जिनकी इकलौती औलाद आकिब थी, जिसका निकाह वो पहले ही रानिया से कर चुके थे। और आज रानिया की बारात वाले दिन सबने हाशिम और हानिया के निकाह करने का फैसला किया था, जिस पर सबने खुशी का इजहार किया था। फंक्शन का आगाज़ हो चुका था, सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वैसे तो बुशरा बेगम बेटी की रुखसती का सोचकर उदास हो रही थी, लेकिन उनको यकीन था कि फैज़ा बेगम और आकिब इसको बहुत खुश रखेंगे। इन सब बहन भाइयों का प्यार ही बहुत था आपस में। वक्त दूसरे को और उनकी खुशियों को, उनकी औलाद को जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते थे। कभी बच्चों में भी कोई फ़र्क नहीं किया था। रानिया को लाकर स्टेज पर आकिब के हमरा बिठा दिया गया था
वो गोल्डन इम्तिजाज के सुर्ख चौड़े में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। छोटी मामा मौलवी साहब आ गए हैं, आप हानिया को बुला लें। अफजाल ने आकर सिद्रा बेगम को इतला दी थी गोया निकाह शुरू करने का कहा गया था, जिस पर हाशिम ने मशकूर नज़रों से उसे देखा था। अनाया हानिया को लेकर स्टेज की जानिब आ रही थी। क्रीम कलर का गोल्डन रंग से पूरी इम्तिजाज पाँव तक आती फ्राक में बालों को हल्का सा कर्ल करके कमर पर फैलाए हुए गोल्डन कलर के झुमके जो बार बार उसकी गर्दन को चूम रहे थे। वो इस वक्त अपनी खूबसूरती से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। हानिया भी आज ऐसे हाशिम की जान लेने के सारे मंसूबे बना के ही तैयार हुई थी। वो सफ़ेद रंग के गरारे कुर्ती में नफासत से बालों को आधा खुला छोड़े घूंघट ओढ़े हाशिम की तरफ चलती आ रही थी। जैसे जैसे वो हाशिम की तरफ कदम बढ़ा रही, हाशिम को यूँ लग रहा था जैसे वो खुद पर से काबू खोता जा रहा हो। फिर दोनों का निकाह पढ़ाया गया और दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखकर मोहब्बत और वफा के बहुत से वादे किए। इस वक्त सब स्टेज पर रस्मों में मसरूफ़ थे। मेहमान ज़्यादातर जा चुके थे, अब सिर्फ घर के अफराद ही मौजूद थे। अचानक से हाशिम को एक फिक्र ने आन घेरा था, क्योंकि उसको अनाया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन वो ये बात सबको बता के परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद ही इसको इधर उधर तलाश करने लगा। लेकिन उसकी परेशानी ज़्यादा देर तक छुप ना सकी, क्योंकि जल्द ही सबने अनाया की कमी को महसूस कर लिया था। सबने अनाया को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी अनाया कहीं नहीं मिली। अब सबकी परेशानी में इजाफा हो चुका था, क्योंकि अनाया को देखे 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। अचानक हाशिम की नज़र अम्मी पर पड़ी। वो जल्दी से उनकी तरफ भागा, क्योंकि वह बस गिरने ही वाली थी। सब अभी भी हॉल में ही मौजूद थे और इस वक्त सब राना बेगम के गिर्द खड़े थे। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह सबको बताए जो उसके साथ हुआ है। क्या कोई उसका यकीन करेगा? क्या कोई उसको समझेगा? क्या अब भी वो पहले की तरह एक बाकिरदार और इज्जतदार लड़की समझी जाएगी? ये सब ख्यालात उसकी सोच और जिस्म को मफलूज कर रहे थे, लेकिन वो इन सब के बावजूद अनजान थी इस बात से कि आने वाला वक्त उसको क्या दिखाएगा। क्या वो इस आजमाइश में सुरखरू होगी या फिर इसकी जिद में रद्द हो जाएगी? अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ आई, जिसको सुन के उसके दिल की धड़कन एक अलग ही तरह से स्पीड पकड़ी थी। एक अलग ही किस्म का खौफ तारी हुआ था जो उसके ख्यालात को मज़ीद खौफनाक कर रहा था। अनाया, क्या हुआ मेरी जान? यहाँ वो तुमने क्यों खड़ी हो? इस आवाज़ से हाल में मौजूद सब लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया था। सबको अपनी तरफ मतवज्जा देकर उसके खौफ में मज़ीद इजाफा हुआ था और उसका दिल तो ऐसे था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। अनाया मेरी बच्ची, तुम आ गई। तुम जानती भी हो कि कितना परेशान हो गए थे हम सब। कहाँ गई थी मेरी जान? क्या हुआ? अम्मी ने उसको देखते ही सब ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा क्यों सर्द हो रहा है? क्या हुआ मेरी जान? अम्मी ने उसको देखते ही सवालों की बौछार कर दी थी, लेकिन हाशिम की नज़र इस वजूद पर थी जिसने अभी अभी अनाया को मुखातिब किया था, वो भी जान कहकर, जो कि इसको नागवार गुजरा था। लेकिन खुद की उलझन को दूर करने के लिए उसने अनाया से वो सवाल किया था जिससे वो खुद भागना चाहती थी, क्योंकि यही तो वो है जो उसकी दुनिया ही पलट कर रखने की कुव्वत रखता है। लेकिन अब वो इससे चाह कर भी भाग नहीं सकती थी। अनाया, ये कौन है? क्या कह रहा है ये? तुम उसको जानती हो? अम्मी, वो, मैं, हम। क्या हुआ बेटा? तुम डर क्यों रही हो? बाबा, आपको मुझ पे यकीन है ना? बेगम, इतना डर क्यों रही हो? बताओ ना सबको कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अनाया के बोलने से पहले ही वो शख्स बोला था जिसने इस बार फिर उसके दिल की धड़कन को तेज़ किया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सवालों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वो बस यही कह पाई कि आप सब मेरा यकीन करें, मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं। इस शख्स ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है, मेरा यकीन करें। अम्मी, अब्बू, भाई, आप ही। लेकिन यहाँ तो जैसे कोई उसका यकीन करने को तैयार ही ना था। अम्मी तो बस यही कही जा रही थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुम इस तरह हमारी इज्जत को कैसे पामाल कर सकती हो? मैंने तो ऐसी तरबियत नहीं की थी तुम्हारी। आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब उसने अपनी सुर्ख आंखों से अब्रिश की जानिब देखा कि शायद आप ही मुझे समझ लें, लेकिन अब्रिश की आंखों में बेबसी से तो जैसे उसकी आखिरी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया था। मुसलसल रोने से इसकी हिचकी बन गई थी। अब वो मज़ीद कोई अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी। अभी भी बस वो यही कहे जा रही थी कि आप मेरा यकीन करें, मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं। इसका सांस फूलना शुरू हो गया था, दम घुटने लगा था, उसका वजूद बेजान होता महसूस हो रहा था। तभी हाल में एक जोरदार थप्पड़ की गूंज ने उसकी बची कुछ जान को भी निकालने में एक अहम किरदार अदा किया था। ये हाशिम था जिसने आज पहली बार इस फूल पर हाथ उठाया था, जिसको वो सबसे असीस रखता था, जिसकी ताब ना लाते हुए वो बेहोश हो जाती है और मीर हादी इसको गिरने से बचाता हुआ अपने बाजुओं में उठा लेता है। हाशिम की ये हरकत उसको इंतहाई नागवार गुजरती है, जिसको वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इन सबको अपना सरसरी सा तारुफ करवाता है। मीर हादी नाम है मेरा, इस्लामाबाद में रहता हूँ। मीर ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता वारिस हूँ। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको अपनी बेटी की याद आए तो आप इससे मिल सकें।
हाशिम गुस्से में से कहता है कि अब हमारा तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, हमें इससे कोई कर्ज नहीं, लिहाजा बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। मीर हादी खामोश हो जाता है और इन सबसे तमाम ताल्लुकात ख़त्म करता हुआ बेहोश पड़ी अनाया को सबसे हमेशा के लिए दूर अपनी दुनिया में ले जाता है। लेकिन जाते हुए वो जो अल्फाज कह के जाता है वो इन सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मैं जा तो रहा हूँ अपनी बीवी को यहाँ से लेकर, लेकिन जिस दिन आप सब लोग हकीकत से आशना होंगे तो उस दिन को सोचकर बहुत पछताएंगे। काले रंग की दीवारों वाला शानदार कमरा किंग साइज बेड वस्त में पड़ा हुआ था, जिसके दोनों तरफ में साइड टेबल था जिस पर लैंप पड़े हुए थे और दाएं जाने वाले टेबल पर एक तस्वीर पड़ी हुई थी जो इसी दुश्मन जान की थी। काले रंग की शलवार कमीज पहने एक अपने संजीदा अंदाज में इस तस्वीर में भी वो जाज़िब और नुमाया शख्सियत मालूम हो रहा था। अभी भी वो दुश्मन जहाँ बेड के सामने बड़े सोफे पर इसी तस्वीर वाले अंदाज में बैठा हुआ था, लेकिन नसीब उसकी इस वजूद पर थी जो बिस्तर पर दुनिया से बेखबर 2 रातों से बेहोश पड़ा हुआ था। वो कब से अपने दुश्मन जहाँ के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने पास रखे फ़ोन को उठाकर इसमें एक नंबर पर कॉल की थी। दूसरी जानिब से कॉल रिसीव कर ली गई थी। अभी तक इसको होश क्यों नहीं आ रहा? तुमने तो कहा था आज उसको होश आ जाएगी। दूसरी जानिब से जवाब मसूल किया गया था। ठीक है, जैसे ही उसे होश आएगी मैं कॉल कर दूंगा, वक्त ज़ाया किए बिना फ़ौरन आ जाना। ये कहकर कॉल कट कर दी गई थी। वो बिस्तर पर लेटे इस वजूद को देख रहा था जो 3 दिनों से नीम बेहोश इस बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। यूँ नहीं था कि उसका लाज ना जानता था, वो जानता था, लेकिन बेबस था क्योंकि जो गुनाह वो कर चुका था उसका ज़ाला करना उसके बस में ना था। अब उससे मज़ीद इसकी ये आदत नहीं देखी जा रही थी। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि उसने ये क्यों किया, लेकिन अब मरता क्या ना करता, सिवाय पछतावे कि उसके पास कुछ ना था। अब उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो पिछले 3 दिनों से अपने इस गुनाह का ज़ाला करने की कोशिश कर रहा था और इसको उम्मीद भी थी कि वो सब कुछ सही कर लेगा, लेकिन अब तो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। अब इसकी किस्मत में इंतज़ार था, सिर्फ इंतज़ार इस वक्त का जब इसको इसके इस गुनाह के लिए माफ़ कर देंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या इस गुनाह का कोई माफ़ी का काबिल है? ये ख्याल उसको अंदर ही खोखला कर रहा था और वापस इसी दुश्मन जाकर नसरों को हिसार में भर लिया गया था। कुछ देर बाद वो वजूद का फंसाया था जिस पर उसने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करके आने को कहा था। तभी इसने आंखें खोली थी। पानी पानी, इसने फ़ौरन पानी का गिलास इसके होंठों से लगाया था और वो फिर से आंखें मूंदे गई थी, जिस पर वो डरा था। लेकिन कुछ देर बाद उसने करवट ली थी। तभी डॉक्टर अंदर आया। आ गए तुम? इतनी देर भी भला कोई करता है क्या? वो खामोशी से उसको देख रहा था जो उस लड़की को जब से घर लाया था बहुत बदला बदला सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो उसके इस बदलाव की वजह समझने से कासिर था। अब मुझे क्यों देखे जा रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वो करो। वो अनाया का टेम्परेचर। जी तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।